जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफ़र करना। और मेरे हाथों की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है ज़रा सोच समझ कर करना। ऐसी हमने सुनी है कि हमें दादा भी कविता लिखत थे, लेकिन हमें उनकी कोनो प्रति देखने को नहीं मिली, काहे कि उनने कभी लिखी नहीं है, केवल पढ़ते ही आते काफियन में बात करत थे। अच्छा होगा अच्छी बात का स्वागत करें, और कुछ थोड़ा बहुत यदि लग रहा है कि वो गलत है तो उसको सुधार की भी बात की जाए। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव, और मेरे साथ जो यहां पर खड़ी हैं वो है अनामिका जैन अंबर, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो पहचान की मोहताज नहीं है। मोहब्बत के, इश्क के रंग हो या फिर राजनीति के यहां पर रंग हो, ये सब बेहतर तरीके से हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका यूपी तक पर। बहुत धन्यवाद गौरांशी। अनामिका जी, आज हम तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा अगर आपको देखकर कोई हमारे जहन में आता है तो वो यही है कि आप प्रेम पर लिखती थी। बहुत सी आपकी कविताएं हैं जो प्रेम पर रही हैं। प्रेम पर लिखते लिखते और प्रेम पर सफ़र करते करते आप राजनीति में कैसे आ गई? सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। मैं प्रेम पर लिखती थी नहीं, मैं प्रेम पर लिखती हूँ, और राजनीति पे भी लिखती हूँ, मैं हास्य भी लिखती हूँ, ओज भी लिखती हूँ। लेकिन इस बात को ऐसे कहा जाए कि मुझे ऐसे लगता है जिसको कलम चलाना आता है वो किसी भी विषय पर लिख सकता है। और आप जागृत अवस्था में हैं, देश के एक जागरूक नागरिक हैं, तो हर मुद्दे पे आपको ज़रूर लिखना चाहिए। और कवित्री हैं तो मूल रस तो प्रेम रस ही होता है, तो मैं प्रेम पे लिखती हूँ और भी बातों पे लिखती हूँ। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अचानक से इधर आई हूँ। हाँ, आप लोगों की नज़र में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो अब लोगों के सामने आ रही हैं। मैं शुरू से ही हर विषय पर लिखते रही हूँ। आपने यूपी में काबा का जवाब दिया, यूपी में बाबा, तो इस बात को काफी समय बीत गया है। लेकिन अगर आज की दृष्टि में हम बात करें तो आज अगर आपसे सवाल किया जाए तो क्या कहना चाहेंगे आज आप? आज यदि सवाल किया जाएगा तो मैं ये कहूँगी कि तुम थे वो जो शोर मचाते, तुम थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, तुम थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने। हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज़ बने, हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज़ बने। तो एक सलाह मैं अब देना चाहूँगी जिन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है, उनसे एक बात कह देती हूँ कि मन का पतझर आज बुहारो अब तुम रुत मधुमासी देखो, मन का पतझर आज बुहारो अब तुम रुत मधुमासी देखो। भाग्य देश में लिखने वाले सत्ता में सन्यासी देखो, और बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया, बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया। अब तुम काबा काबा देखो, अब तुम काबा काबा छोड़ो रंग बदलती काशी देखो, अब तुम काबा काबा छोड़ो रंग बदलती काशी दे। तो बिल्कुल साफ है, मैसेज एकदम साफ है किसको दिया गया है, किसके लिए जवाब दिया गया है, लेकिन जवाब बेहद सटीक है। अनामिका जी, देखिए, मैं तो फिर कहती हूँ कि भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखना बहुत ज़रूरी है, और बदलती हुई तस्वीर यही है कि खुद की खातिर जीते थे हम, देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तो देश में बदलाव आया है, उस बदलते हुए देश को देखिए, वो मत देखिए जो देखने लायक नहीं है। जी बिल्कुल, और आपका जो उत्तर था हम ज़रूर चाहेंगे कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक बार थोड़ी सी पंक्तियां आप हमें गाकर ज़रूर सुनाएं अपने उस फेमस गाने की। जी ज़रूर।
जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और अब तो फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और यदि देखा जाए गौरांशी, तो ये जनता की ही आवाज़ है, जनता की आवाज़। हम कहते हैं कवि जो होता है वो दर्पण होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दर्पण हर बार जनता की आवाज़ के पीछे अपने आप को कुरूप चेहरा ही दिखाए? ऐसा नहीं है। यदि चेहरा सुंदर है तो दर्पण में सुंदर दिखेगा, चेहरा कुरूप है तो दर्पण में कुरूप दिखेगा। मैंने उस सुंदर चेहरे को इस गीत के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया, लोगों ने स्वीकार किया। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से गाया अब समझ में आता है कि इतना क्यों ये गाना वायरल हुआ है। आगे बढ़ते अब आप यूपी तक के स्टूडियो में आई हैं, तो यूपी तक के तमाम हमारे साथी हैं जो आपसे तमाम सवाल करेंगे। रुक करेंगे मेरी सहयोगी शिवानी का, जो अनामिका जी से तमाम दूसरे सवाल भी करेंगी। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांशी, और बहुत सुंदर आपने गाना गाया। लेकिन अनामिका जी, यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनका बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। रामचरितमानस पर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद में खुद सपा के जो नेता हैं वही उन पर हमलावर हैं। तमाम चीज़ें जो हैं उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या मानना है ये रामचरितमानस को लेकर जो तमाम विवाद छिड़ गया है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। भगवान श्री राम के अस्तित्व को जिन्होंने जब जब नकारा है, उन्हें इस बात का सामना भी करना पड़ा, उन्हें व्याधि का सामना करना पड़ा। भगवान श्री राम, हम राम कृष्ण के देश में रहते हैं, ऐसे में पहले ये इस तरह की बातें आती थी कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, उसकी भरपाई करने में पता नहीं इनको क्या क्या करना पड़ रहा है और क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। और अब जब आपने ये कह दिया है कि रामचरितमानस का अपमान आपने कर दिया है, अब ये सोच करके रहिएगा कि इसकी भरपाई के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। और जिनकी आप बात कर रही हैं, मैं एक बात बता दूं, उनका अभी थोड़े दिन पहले का इतिहास आपने देखा ही होगा। मैं 2 पंक्तियां कहती हूँ कि अपने विष से आहत होकर घूम रहे पथगामी, अपने विष से आहत होकर भटक गए पथगामी, और आस्तीन से निकल के भागे ढूंढ रहे हैं बामी। आस्तीन से निकल के भागे ढूंढ रहे हैं बामी। ऐसा ना हो कि आप आस्तीन से निकले, बामी पहुंच गए और वहाँ पर भी लोग नाराज़ होकर आप उससे भी निकल जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, ये जो विष है इसे बार बार फैलाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात भगवान श्री राम की, तो मैं 4 पंक्तियाँ ज़रूर कहती हूँ। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस, लोग अपने घरों में रामचरितमानस को उस स्थान पे रखते हैं जहाँ पूजा की जाती है, वहाँ उस ग्रंथ को रखते हैं, उस पावन ग्रंथ को रख करके उसकी पूजा करते हैं। ऐसे में आप अर्थ के अनर्थ निकाल करके यदि रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं, भगवान श्री राम पे उंगली उठा रहे हैं, तो पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। और मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। तो जब श्री राम के होने के प्रमाण जिन्होंने मांगे, उनके होने के प्रमाण उनसे मांग लिए गए। ऐसे में कि राम नाम ही सत्य शरण है, गीत सभी ये गाएंगे, आज नहीं तो कल। आज आप रामचरितमानस पे कितनी भी उंगलियां उठाइए, आप कितने भी अर्थ को अनर्थ बना करके देश तक पहुंचाइए, परोसिए, आज आपको अपने ही घर में रहने के लाले पड़ रहे हैं। कल क्या हो सकता है, इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा। हिंदुस्तान संस्कृति, किसी भी राष्ट्र को उसकी संस्कृति से जाना जाता है। हिंदुस्तान को रामकृष्ण के देश से जाना जाता है। अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी को जब झांकी निकली हैं, तो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आपने झांकी देखा, आपने उत्तर प्रदेश की झांकी देखी होगी। मुझे तो पंक्तियां याद आ रही हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं आप यूपी तक हूँ तो मैं बता ही देती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब,
इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी, अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब हर बम से हर हर बम बम की हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब तो आज आप श्री राम के लिए कुछ भी कहें, कल आपको उन्हीं की शरण में आना है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपकी बात को यहाँ पूर्ण करती हूँ कि राम नाम ही सत्य शरण है, गीत सभी ये गाएंगे, बिना राम का नाम जपे क्या हम भव से तर पाएंगे। और जिनको अब तक नाम राम का सिर्फ कल्पना लगता था, जिनको अब तक नाम राम का सिर्फ कल्पना लगता था, एक समय में वो भी अंबर शरण राम की आएंगे। आज कुछ भी कहें, कल उन्हें भगवान श्री राम की शरण में आना ही है और इस अपमान का जो भरपाई है इस अपमान की वो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपने अपनी 4 पंक्तियों में कहा कि आस्तीन से निकले और अब भी जहर फैला रहे हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सांप के रूप ही कह रही हैं कि वो बीजेपी में थे तब भी जहर फैला रहे थे, अब सपा में आ गए तब भी जहर फैला रहे हैं? उन पंक्तियों को थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए शिवानी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको लोगों को इशारों में भी समझ लेना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर वो व्यक्ति जो अपने ही जहर से आहत हो जाए उसे ये समझ लेना चाहिए कि वो क्या है। और एक बात कह देती हूँ, मैं देश की बात करती हूँ, देशभक्ति की बात करती हूँ, राष्ट्रभक्ति की बात करती हूँ। ऐसे में जब कोई बाहर का आके इस देश को नुकसान पहुंचाता है, वो बहुत ज़्यादा दुख की बात नहीं होती है। लेकिन अपने ही देश में रह के, अपने ही संस्कृति पर, अपने ही धर्म पर यदि आप प्रश्न चिन्ह, अपने देश की किसी भी बात पर यदि आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है, सीधे सीधे इसका अर्थ ये होता है कि आपके देश प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं फिर कह रही हूँ, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रही हूँ जो भी इस देश के लिए अपने शब्दों के माध्यम से जहर बोता है, जहर फैलाता है, हर उस व्यक्ति के लिए है। एक बात कहती हूँ कि आई नौ पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, आई नौ पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो, और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। देश की बात करना एक अलग बात है, देश के लिए जीना एक अलग बात है, लेकिन देश के लिए तो हर व्यक्ति, मैं खुद अपने लिए भी कह देती हूँ कि यदि मैं भी देश के विरोध में कभी कुछ बोलूँ तो देशद्रोही ही करार किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साधु संतों को स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो आतंकवादी तक कह रहे हैं कि भाई हमें धमकियां दी जा रही हैं कि इसलिए उनको अब आतंकवादी कहा जाए या कायर कहा जाए, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं यही सोच रही हूँ कि इस बात पर भी किस तरह से क्या ही कहा जाएगा कि वो क्यों इस तरह की बात को सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि आप अपने देश में रह कर के अपने साधु संतों को, वो साधु संत जिनको हम पूजते हैं, जिनके कारण ये भारतीयता है, जिनके कारण धर्म सुरक्षित है, जिनके कारण हमारे देश के मूल्य सुरक्षित हैं, ऐसे साधु संतों पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि साधु संत हैं क्या। ठीक है। अच्छा, आप एक कलाकार हैं और पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई पठान मूवी को लेके, गाने को लेके, बेशरम रंग गाने को लेके, और आज हम देख रहे हैं कि जब वो मूवी जो है रिलीज़ हुई है तो बम्पर उसकी ओपनिंग हुई है और बम्पर कमाई हो रही है। कहीं ना कहीं लोग इसको एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो अलग तर्क दे रहे हैं। अनामिका अंबर जैन का क्या कुछ कहना है इस पर? शिवानी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं एक बात कहती हूँ, मेरा मन भी था कि मैं इस बारे में ज़रूर एक बात बताऊँ। देखिए, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है, पठान के निर्माता की, मैं निर्देशक की, निर्माता की, अभिनेता की मैं बात करूं तो एक बात ये कहूँगी कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप यदि मूवी शुरू होने से पहले उसको कंट्रोवर्शियल कर दें, उसकी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट कर दें, तो वो सुपर हिट जाती है। ये लोगों को फंडा लगता है। ऐसे में मैं बस इतना ही कह देती हूँ कि भाई ये बात यदि आपको लग रही है कि आप
कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं उससे मूवी हिट हो जाती है, तो उस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने के लिए कृपया कम से कम आस्थाओं को चोट ना पहुंचाएं, कम से कम भारतीय संस्कृति को ताक पर ना रखें अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। और एक बात कह देती हूँ, मैं तो बल्कि ये भी कहूँगी कि जब ये फिल्म आई थी, आप 30 सेकंड का कोई एडवर्टाइजमेंट देखिए, आप 30 सेकंड में, आजकल तो रील्स भी बहुत चल रहे हैं, 30 सेकंड में पूरी एक कहानी कह दी जाती है। ये खूबी होती है निर्माता की, निर्देशक की, अभिनेता की, ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो 30 सेकंड में अपनी पूरी बात कह देते हैं, वो पूरी कहानी समझा देते हैं। अब जब फिल्म रिलीज़ होनी थी उससे पहले जो 3 कॉम्बिनेशन सामने लाए गए, कंट्रोवर्सी फिल्म मेकर्स की तरफ से क्रिएट की गई, जिसमें वो सफल भी रहे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में वो सफल रहे। उन्होंने 3 चीज़ें रिलीज़ की सबसे पहले। पहला बेशरम रंग शब्द, दूसरा भगवा रंग, और तीसरा वो पोशाक, उस पोशाक में भगवा रंग जो कि हम सब ने देखा। ये 3 कॉम्बिनेशंस जब उन्होंने देश में भेजे तो उससे जिन लोगों को आहत होना था, जिनकी आस्था को आहत होना था, वो हुए और इस तरह से इसका विरोध हुआ। और मैं कहती हूँ कि आप कम से कम कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए देश के उन मूल्यवान संस्कृति को, उस मूल्यवान बात को, उस मूल्यवान आस्था को, उस मूल्यवान धर्म को कम से कम उसके आड़े मत आइए, कम से कम उसको सामने मत लाइए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। ये तब भी गलत था, आज यदि हिट हुई है या नहीं हुई है ये अब भी गलत है और ये आगे भी अलग होगा। एक मानक तय किया जाना चाहिए कि किस तरह की फिल्में और किस तरह की बातों का परहेज करके इस तरह की फिल्मों को लाया जाए। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि जानबूझ के पठान फिल्म की जो टीम है उनकी तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। बेशरम रंग एक जो लाइन है ये साथ ही, लेकिन अगर हम वो गाना देखें अनामिका जी तो उसमें दीपिका पादुकोण ने मात्र एक ड्रेस नहीं बल्कि 4 से 5 ड्रेस पहनी है और सबका अलग अलग रंग है, तो फिर विवाद सिर्फ उस एक रंग पर क्यों? बहुत सही बात पूछ लिया आपने, मैं यही कहने वाली थी। बल्कि सिर्फ एक गाने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि पूरी फिल्म में भी ऐसा कुछ नहीं। जो लोग देख करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाद में यदि होता तो कंट्रोवर्शियल नहीं होता, लेकिन उस समय क्या हुआ, मैंने अभी आपको बोला ना कि 30 सेकंड में हम पूरी स्टोरी बता देते हैं। उन्होंने शुरू में फिल्म रिलीज़ होने से पहले देश तक क्या पहुंचाया, मायने वो रखता है। उन्होंने जो पहुंचाया वो केवल वही शब्द और वही रंग पहुंचाया। भले ही उन्होंने 12-13 और रंग पहने हैं, लेकिन लोगों के सामने सबसे पहले क्या आया, जो आया उसे देखकर आस्था आहत हुई, लोग भड़के और इस तरह का कदम उठाया गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा विरोध तो जो है बीजेपी के जो नेता हैं वही कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या वो लोग भी इसमें शामिल है कंट्रोवर्सीज़ को बढ़ावा देने में? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर रहे थे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बचाव की बात कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत साधारण लोग जिन्हें कोई नहीं भी जानता है, यदि मैं अपने आप को जनसाधारण कहूँ तो मैं भी मैं तो कहती हूँ जिन्हें धर्म में विश्वास है या जिन्हें इस रंग में विश्वास है, जिन्हें धर्म में विश्वास है, जिसे भारत में विश्वास है, देश में विश्वास है, हर वो व्यक्ति इस बात का विरोध कर रहा था। तो केवल कोई एक पार्टी विशेष विरोध नहीं कर रही थी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंट्रोवर्सीज़ को लेकर सवाल किए, लेकिन अभी राजनीति पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 2024 नज़दीक है। तो मोहित को मैं हैंड ओवर करूँगी माइक और आगे के सवाल जो हैं वो मोहित करेंगे। थैंक यू शिवानी। नमस्कार अनामिका जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले आपसे सवाल करूं या इतना ब्लश कर रहा हूं मैं कि आपके साथ बातचीत का मौका मिल रहा है, क्योंकि जो एक राजनीतिक सवाल है उसको पहले मैं साइड में रखता हूं। मैं भी बुंदेलखंड से आता हूं, झांसी का हूं। जब हम लोग 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तब से मैं आपको सुन रहा हूं। झांसी के मुक्ताकाशी मंच पे जब आप आती थी, राहत इंदौरी जी होते थे, वसीम बरेलवी जी होते थे, तमाम लोग होते थे वहाँ पे। तो वो मेरी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है। एक बार तो मैं डांट खाते खाते बचा था घर पे, रात को 11 बजे की बोल के गया, रात को पहुंचा 2 बजे। तो कवि सम्मेलन रात में ही होते हैं, और ये आपको बताना चाहिए था कि अब आप थोड़ी देर के लिए रात्रिचर होने जा रहे हैं। नहीं तो उम्र ऐसी थी ना कि घर पे बता नहीं सकते थे कि प्रेम में हम जा रहे हैं। अच्छा, देखिए ऐसा है मोहित जी कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफ़र करना, और मेरे हाथों की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर,
ये मोहब्बत है, ज़रा सोच समझ कर करना। तो प्रेम में आप ऐसे भी मत कीजिए कि घर पे बताना भारी पड़ जाए। प्रेम सोच समझ के कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी लाइनें थी ये। इन लाइनों को मैं हमेशा सुनता रहा हूँ। तो आप बुंदेलखंड की हैंगी, हम भी उतई के हैं। एक सवाल जो मतलब आज के टाइम पे इंडिया टुडे के आप एक मंच पे आई थी, आपने कही थी आप झांसी की हों। हम जो आपको मंचन से सुन रहे हैं, आपने कई बार वहाँ पे जेकई के हम ललितपुर के हैं। तो एक चीज़ वापे भी हम चाहें कि आप आज हमारी जनता को बताओ कि आप कितने की आपकी जन्म भाव, कितने आपकी पले बड़े, और बाकी संगे जो हमने तो बता दी कि हमारी ज़िंदगी कैसे कैसे प्रेम के संगे आगे बढ़ी। तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसी भाई बुंदेलखंड से लेकर ललितपुर और तमाम झांसी? देखो, हम बताएं दे रहे सबको पतो है वैसे तो, क्या कि जो जो गाना तनक दिन पहले आओ तो जो ना आपने भी सुनो तो ऊ में हमने बताई दी थी कि हम ललितपुर से हैं। कई बार कहा होत कि अब जैसे आपने, हम आपके चैनल पे हैं, तो जब आपने हमें बुलाओ तो अपने चैनल के संगे ऊ चैनल को भी नाम लो तो जी चैनल के संगे आप रथ हैं। सो ऐसे ही झांसी को नाम लेवो हमें इसे बहुत अच्छा लगत है कि उतय की झांसी की रानी हम औरन की रोल मॉडल, हर देश की हर नारी की रोल मॉडल जब झांसी की रानी झांसी से हैं तो हमें बताओ बहुत अच्छा लगा था। और ललितपुर झांसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सो हम वैसे तो ललितपुर के हैं, और जा कहें कि ललितपुर में भी, ललितपुर के अंदर भी एक गांव आत है धनगौल, उतय की हम पैदाइश हैं। ललितपुर में हम रत्ते उतय ही हमने पढ़ो है। उसके बाद ग्वालियर में हमारी आगे की पढ़ाई भाई MSc हमने ग्वालियर से करे, और शादी हमारी क्रांति धरा मेरठ में हो गई। तो 1857 की जो क्रांति भई थी उनमें रानी लक्ष्मीबाई ने भी हिस्सा लो, तो मतलब झांसी भी उनमें सम्मिलित था, तो और मेरठ भी सम्मिलित था। तो सो हम वही दोनों ही जगह पे हैं, एक जगह पैदा भाई, एक जगह शादी हो गई। अच्छा, तो जाके बाद हम अगली बात अगर करवो चाहें कि आपकी शादी मेरठ में भाई, बाकी बाद अब आपकी जो पहला मंच आपको कैसे मिलो, कौन सा वो पहला मंच है, तो और परिवार में आपकी का माहौल रहो कि आपको कवित्री आप बन गई थी? बढ़िया। ऐसी हमने सुनी है कि हमारे दादा भी कविता लिखत थे, लेकिन हमें उनकी कोनो प्रति देख वेख नहीं मिली, काहे कि उनने कभी लिखी नहीं है, केवल पढ़ते ही हते, जो काफियन में बात करत थे, राइमिंग में बात करत थे। सो हमें कहूँ देखवे तो नहीं मिली, हाँ, लेकिन हमने सुनी है। और काहे कि जब हम बहुत छोटे थे सो हमारे दादाजी गुजर गए थे, तो हमने उन्हें भी नहीं देखो। अब रही बात बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड ऐसी उपजाऊ धरती है, मोहित आप तो उतहीं के आओ, आपको तो पता ही है, एक पत्थर मारो जिए जाके लगत है वो कोनो ना कोनो काम में पारंगत ही मिले, चाहे वो नृत्य में बहुत अच्छो हो, चाहे गावे में बहुत अच्छो हो, चाहे वो कह लो कि लिखवे में बहुत अच्छो हो, तो वो कछु ना कछु में बहुत अच्छो होता ही है। ऐसे में जब हम बुंदेलखंड में तनक कछु लिखत हते, सो हमारे अगल बगल वाले जो एक दो कवि जने हते, उनसे हमने कही जो देखो क्या है, तो उनने कही जो तो कविता आए। उनने जब कविता देखी सो हमसे कही कि चलो बहन तुम्हें हम लेन चल रहे मंचन पे, चलो। हमने कहा जो कहा हो, बोले मंचन पे जब तुम कविता अपनी सुनाओ सो लोग सुने, ताली बजाएं। तो हम आप पहले एक संगे 3 सीरीज में 3 प्रोग्राम है। पहलो हमने करो पठारी, बुंदेलखंड में है, मध्य प्रदेश में आते हैं। दूसरो करो हमने देवरी, और तीसरो करो मंडी बामोरा। जो 3 हमने एक साथ प्रोग्राम करे, और फिर धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगो। बुंदेलखंडी में शुरू में तो बुंदेलखंडी में ही 1-2 कविताएं करी, उसके बाद फिर हमें लोगों ने कही कि हिंदी में भी करो, सो हमने हिंदी में भी करी। और अपने भारत की भाषा हिंदी भाषा करते करते ग्वालियर में पढ़ाई कर रहे थे, जब भी करी सब टीवी पे भी उसी टाइम पे नए हम पहुंचे थे। सबसे छोटी उम्र की कोनो कवित्री कबहू पहली बार पहुंची थी तो वह हम ही थे टीवी पे। सो लोगन ने खूब ही उत्सव मनाओ। फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई, सो हम मेरठ से आन जान लगे। अच्छा, आपको जब हम सब जने हमारी उम्र के जितने भी युवा हैं जब सुनत हैंगे, सबसे ज़्यादा प्रेम की बात होती है। और जब एक लाइन हमें याद आ रही कि एक मंच पे आपने कही थी कि भैया जो 25 साल की उम्र वाले हैं और जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर नहीं है और आप प्रेम में नहीं पड़े, तो आपको जन्म केवल जनगणना के लाने भाव, ये आपने एक मंच से कही थी। तो अब बाकी आगे का सवाल जो है कि भाई युवा जो आपने तो कह दी कि जनगणना के लाने, लेकिन चाह थोड़ी रहे कि जनगणना में केवल नाम हो। तो ऐसे लोग जो प्रेम को लेकर आपका क्या मत है कि युवाओं में, चाहे लड़की हो या लड़का, तो उनको किस तरीके से प्रेम को अप्रोच करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें?
देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और मैं चाहती हूँ कि स्टूडियो में जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं और जो बाद में मुझे सुनने वाले हैं वो इस बात पे अमल ज़रूर करें। मैं 2 मुक्तक ज़रूर सुनाऊंगी। पहला तो ये कि यदि आप पुरुष हैं और आप हिंदुस्तानी नारी को प्रेम करते हैं तो नारी जब प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को 2 बातों का बोध कराती है। पहला तो ये कि दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं, और दूसरा ये जो मैं इन पंक्तियों से कहने जा रही हूँ। नारी प्रेम करती है तो क्या कहती है, और ख़ास तौर से वो हिंदुस्तानी नारी है। तो सुनिएगा कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। तो ये तो है नारी की प्रेम कहानी। लेकिन अब आपने पूछा है कि युवा प्रेम कैसे करें। मैं एक बात बता देती हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे आप एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कवि हैं, आप कुछ भी हैं, यदि आप प्रेम में हैं तो आपके साथ हमेशा ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, और ना हुआ हो तो ज़रूर करें। और वो क्या है, सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फ़कत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ की खातिर, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तो कभी भी जब प्रेम में हो एक दूसरे को एक दूसरे से टकराने न दें, हमेशा सुलह का कोई ना कोई रास्ता निकालें, एक दूसरे को समझने की कोशिश ज़रूर करें। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला जीत रहा है तो उसे जीत जाने दें, हार कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हार कर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं अनामिका जी जो कि बता रही हैं। अब एक आखिरी सवाल हमारा एक जो है कि अपन बुंदेलखंड की तमाम बातें कर रहे हैं, बुंदेलखंड में बहुत लोग आपको प्यार करें, तो उन लोगों के लाने आप 2-4 पंक्तियाँ जो वीरता की भूमि कही जाती बाकी लाने। देखिए, मैं पहले तो अपने देश के लिए हम क्या करते हैं और क्यों हमें भारत पे गर्व है। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो हमारा देश भारत जिस पर हमें गर्व है, ऐसे में हमारे बुंदेलखंड के लोग भी हमारा इंतज़ार कर रहे हुई हैं कि अनामिका कब है हमारे लाने कछू कह देवें। तो हम एक बात ज़रूर कह दे रहे, सबसे कह दे रहे कि नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो लेकिन, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो लेकिन, ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। ये तो हुई परिवार की बात। और अंतिम 4 पंक्तियाँ वो बात जो देश के लिए हर हालत में आपको रखने की ज़रूरत है। लोग मुझसे कहते हैं अनामिका आप बात बात पे कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्शियल बात करने लग जाते हैं, आप ऐसे क्यों कह देते हैं, आप तो इतना अच्छा पढ़ते हैं, आप इतना बढ़िया खूबसूरत कविताएं करते हैं, तो आप ये बात क्यों कह देते हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से बात ज़रूर कहिए, क्योंकि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए। आपने अभी आप लोगों ने ही मेरे ख्याल से गौरांशी ने पूछा था कि लोग आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। लोग मुझ पर कौन से इल्ज़ाम लगाते हैं? यदि इल्ज़ाम लगाना है तो मैं हंसकर स्वीकार करती हूँ, और वो इल्ज़ाम ये है कि राष्ट्रभक्ति की बात मैं करती हूँ और राष्ट्रभक्ति की बात करती रहूँगी। और मेरे बुंदेलखंड वासियों, मेरे उत्तर प्रदेश वासियों, मेरे भारतवासियों, मेरी इस बात पर अमल कीजिए। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। मैंने यूपी तक के दर्शकों के नाम पे अपने कुछ निजी सवाल पूछ लिए और निजी इंक्वायरियाँ भी कर ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने साथी शिवानी को माइक हैंडओवर करूँगा। शुक्रिया। लीजिए शिवानी। अनामिका जी, आपने यूपी तक पर अभी कहा कि यूपी में बाबा आए हैं और अब एक बार फिर से बाबा आएंगे, तो एक बार फिर से हम जानना चाहते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है और 2027 में क्या होने वाला है। देखिए, मैं फिर कहती हूँ, यदि जनता को ऐसे लग रहा है कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो जनता के साथ साथ हम लोगों को भी ये चाहिए कि अच्छे काम को बढ़ावा दें। और यदि ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसा जो हमें स्वीकार्य नहीं है या हमें ऐसे लग रहा है कि उसमें सुधार होना चाहिए, तो कविताओं के माध्यम से भी हम इस बात को कह सकते हैं कि इस चीज़ में सुधार हो, बजाय इसके कि किसी अच्छी बात का विरोध करें। अच्छा होगा अच्छी बात का स्वागत करें, और कुछ थोड़ा बहुत यदि लग रहा है कि वो गलत है तो उसको सुधार की भी बात की जाए। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करूंगी, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या राजनीति में आप जाएंगी अगर मौका मिला तो, और अगर जाती हैं तो वो कौन सी पार्टी है जिसमें आप जाना चाहेंगी? वाह, क्या बात कही है आपने। देखिए, पहले तो मेरा बहुत ही क्लियर जो जवाब है वो यही है कि मुझे किसी भी रास्ते पे चल के हर हालत में केवल और केवल राष्ट्रभक्ति की बात करनी है, राष्ट्रभक्ति करनी है, देशभक्ति करनी है। और जिस समय मैं ये चुनूंगी कि मुझे राष्ट्रभक्ति के लिए, पहली बात तो ये है कि अभी ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है राजनीति में जाने का, कि मुझे मेरी पोइट्री, मुझे मेरे साहित्य और मुझे अपने इस काव्य जगत से इतना प्रेम है कि मुझे इसको ही अपनी बात इसमें ही करनी है और अपनी राष्ट्रभक्ति को भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से करना है। लेकिन फिर भी यदि कभी ऐसा कोई मौका आता है कि आपको राष्ट्रभक्ति के लिए यही रास्ता चुनना है, तो राष्ट्रभक्ति के, मैं फिर कह रही हूँ, देश के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, अपने देशभक्ति के लिए यदि ये मार्ग चुनना पड़ा तो मैं ज़रूर चुनूँगी। और इसमें भी एक बात ये है, उसी समय पे ये देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा दल है, ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रभक्ति की बात करती है, देश हित में है, और उस देश हित वाले में ही जा कर के मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगी जो देश हित में होगा, तो मैं ज़रूर उसी को ही चुनूँगी। अच्छा, मान लीजिए हाल फिलहाल में अगर मौका मिल गया अभी किसी पार्टी से जाने का, तो वो कौन सी पार्टी होगी? अभी मैं इस बारे में, मेरा मन है कि मैं ना ही कहूँ, तो क्योंकि मैं ये इसमें भी अभी सोच ही रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए, इतना तो मैं फिर कह रही हूँ, आप हर बार ऐसे प्रश्न लेके आती हैं जिसमें इशारों की भाषा ही समझी जाती है, तो लोग समझ सकते हैं। ये सबको पता है कि कौन सी पार्टी है जो देश हित में है। आपको भी पता होगी, यदि मैं आपको पूछूंगी तो आप भी एक नाम तो ज़रूर उसमें से कोई ना कोई ले देंगी। मेरे ख्याल से आप ही तय कर लीजिए। देखिए, सबका अपना अपना मत होता है ना, तो अनामिका अंबर जैन के मुताबिक मैं ज़्यादा वाले जिस पार्टी के लिए ज़्यादा मत होंगे कि ये राष्ट्रभक्ति की बात कर रही है, मैं उसको देखूंगी। हालांकि मेरा कोई अभी ऐसा कोई भी ना तो मन है और ना ही ऐसे हाल फिलहाल में कोई रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण मुझे कुछ चुनना पड़े, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, इशारों में आपने जो कहा मुझे लगता है जनता भी समझ ही गई होगी। लेकिन आप एक पोएट हैं और आपके जो हस्बैंड है वो भी
इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो भी कविताएं लिखते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि आपस में कविताएं लिखते लिखते एक दूसरे को कविताएं पढ़ाते पढ़ाते जो है एक दूसरे की किताब बन गए? मतलब कहानी क्या है? बहुत ही प्यारी सी बात कही है। और मतलब कविताएं तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बात आप जो शायरी में कर रही हैं, अभी आपको तो पता भी नहीं है कि आपने शायरी भी कर दी, कि आप एक दूसरे को कविता पढ़ाते पढ़ाते, एक दूसरे की पढ़ते पढ़ते कब एक दूसरे की किताब बन गए। ये बहुत शौक तो थोड़े बहुत सबके होते हैं ना। नहीं, लेकिन आपने तो इंस्टेंट कविता भी कर दी, तो पहले तो इसके लिए आपको साधुवाद। और दूसरा ये कि हाँ, ये सही है, हम एक दूसरे की ज़िंदगी की किताब तो हैं ही, साथ ही हम एक दूसरे के इस व्यावसायिक जीवन में एक दूसरे के साथी हैं। और मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि मेरे जीवन में यदि सौरभ सुमन जी ने इतना मेरे जीवन को सुगम नहीं बनाया होता, जिसमें मैं जाकर के काव्य पाठ कर सकूं, काव्य मंचों का हिस्सा बन सकूं, तो मुझे लगता है कि कुछ अधूरापन अभी रह जाता। तो वो मेरे लिए बहुत बड़े सपोर्ट हैं। और हम एक दूसरे की कविताएं सुनते हैं। जब भी पहली बार वो कविता लिखते हैं तो मुझे सुनाते हैं, मैं पहली बार कोई कविता लिखती हूँ तो सबसे पहले एक दूसरे के कविताओं को चेक भी करते हैं। और हाँ, ये सही है कि कविता सुनाते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए एक दूसरे की किताब बन गए हैं। तो कभी लड़ाई होती है तो उसमें भी कवि संग्राम हो जाता है घर में? नहीं, लड़ाई हमारी बहुत साधारण भाषा में होती है, प्रेम ज़रूर कविताओं में हो जाता है। चलिए ठीक है, इतना तो बता दीजिए कि यूपी का सीएम अगला कौन होने वाला है? मेरे से पूछा जाएगा तो हमें तो देखिए बुलडोज़र पे ही विश्वास है और योगी आदित्यनाथ पे विश्वास है। मतलब मैं मेरा पर्सनल बता रही हूँ तो होना चाहिए। और यदि उनसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो फिर भाई जनता देख ही लेगी। बाकी सबको अधिकार है अपने अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री चुनने का, नेता चुनने का। तो मुझे उनके काम बहुत अच्छे लगते हैं और इसीलिए मैंने गीत में भी लिखा है। तो मैं तो अगला गीत आने वाला है जल्दी, अगले चुनावों के? देखिए, पहले आरोप आने दीजिए, फिर मैं खंडन लिखती हूँ। मतलब पहले आप कह रही है कि पहले आरोप आएंगे, उसके बाद में आप बताएंगे कि क्या गलत है क्या? हाँ, क्योंकि वे बेवजह मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती जाकर के आप किसी से लड़ाई झगड़े करें, कोई ज़रूरत ही भी नहीं है। और जो कुछ प्रदेश में चल रहा है, हम उस सब को देख करके बहुत संतुष्ट भी हैं। और जहाँ संतुष्ट नहीं है वहाँ बारी बारी से हम इन बातों को कह भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कहते हैं, हम उन बातों को भी कहते हैं। जहाँ मैं अभी आज ही अभी रिकॉर्ड करके आई हूँ और बजट के एक एपिसोड को हमने रिकॉर्ड किया है। तो बजट पे हमने उन सारी बातों को रखा है जो हम अपेक्षा करते हैं, और जो हमें नहीं पसंद आई हमने उन बातों को भी रखा है। महंगाई की कभी बात होती तो हम उन बातों को भी रखते हैं। तो अभी तक तो जो काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किन किन नीतियों की बात मैं आपको बताऊं, जिन नीतियों में हमें बहुत अच्छा शिक्षा पद्धति से लेकर के नारी सुरक्षा से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि यही कंटिन्यू हो। आखिरी में आप यूपी तक के दर्शकों को क्या कहेंगी अपने अंदाज में? हाँ, मैं अपने अंदाज में यूपी तक के दर्शकों को एक बात ज़रूर कहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे अपने अंदाज में कह रही हूँ, आप जिसे प्रेम कर, मैं यूपी तक के दर्शकों को प्रेम करती हूँ इसलिए कह रही हूँ, आप जिसे प्रेम करते हो उसे ज़रूर कहिए। और ये कहना बहुत ज़रूरी होता है और समय समय पे कहना तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। और मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज़ मत होना, ये कहना है अनामिका अंबर जैन का तमाम यूपी तक के दर्शकों को। और हम भी यही कहेंगे, भाई नाराज़गी कोई बात नहीं है, कोई बात है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी तक की हर खबर, तय तक खबर आपको सिर्फ यूपी तक पर मिलती है। तो ये अनामिका अंबर जैन से हमने विस्तार से बातचीत की। अब ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये भी नाराज़ मत होइएगा,
कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा। और फिलहाल हर खबर जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।